चलिए हम लोग अभी बात करेंगे बच्चे सबसे आखिरी टॉपिक एसिड बेस सॉल्ट का, जिसमें है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट और पानी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अब when acid और बेस combine then salt form। तो ये तो है सॉल्ट का फॉर्मेशन। सॉल्ट का जो नेचर है, नेचर कहने का मतलब है कि किस तरीके का सॉल्ट होता है। ठीक, उसके बाद है कि सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस पार्ट में सॉल्ट को बांटा गया है, और कुछ अलग अलग तरह के सॉल्ट का एग्जांपल। इन्हीं सारी चीजों के, इन्हीं सारी पॉइंट्स के ऊपर हमको ध्यान देना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सबसे पहला फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट कहने का मतलब, तो अगर आपने देखा हो गौर से, तो ये हो गया आपका NH4Cl, ये है, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद है MgCl2, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अभी देखो, इसमें भी क्या है? क्लोराइड है, इसमें भी क्या है? क्लोराइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों की फैमिली क्या है? सेम। तो अगर फैमिली पता करनी है किसी भी सॉल्ट की, तो आप या तो उसके फ्रंट वाला या तो उसके बैक वाला देख सकते हो। अगर दोनों में जो कॉमन हो, इसका मतलब कि वो उस फैमिली का सॉल्ट है। ठीक है, तो फैमिली कैटेगराइज करने के लिए ऐसे है। तो मान लो आपको 10 एग्जांपल दे दिए और बोला कि इसको फैमिली में बांटो। तो फैमिली में कैसे बांटोगे? देखो किसमें किसमें क्या क्या कॉमन है। जो जो कॉमन है उसको एक साइड, जो नहीं है उनको दूसरी साइड, अपने आप फैमिली में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एग्जांपल है। आप चाहो तो एक और ले लो, AlCl3। इसके अंदर भी क्या है? क्लोरीन। इसमें भी क्या है? क्लोरीन है। इसमें भी क्या है? क्लोरीन है। तो ये तीनों के तीनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लोरीन फैमिली से। ठीक है, ऐसे ही अगर हर जगह आगे सोडियम लग जाए तो वो सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग सॉल्ट की फैमिली है जिसके अंदर इनकी बिलोंगिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अभी पता है कि एसिड का जो पीएच है वो 7 से कम होता है। ठीक है, बेस का पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो सॉल्ट का पीएच क्या होता है? तो सॉल्ट में हमें 3 तरह के पीएच मिलते हैं। कितने तरह के? 3, जिसमें एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है, और न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है। अब देखो ये तीनों सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तीनों सॉल्ट बनते कैसे, तो उस पर ध्यान देंगे हम लोग। देखो, जब एसिड को और बेस को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है ना। तो अगर एसिड हाई वाला है और बेस भी क्या है? हाई वाला है, तो दोनों जब मिलेंगे तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। कैसा बनेगा? न्यूट्रल वाला। जैसे मान चलो कि ये है खली और ये है अंडरटेकर, दोनों लड़ाई करेंगे तो दोनों के बीच में मामला टाई हो सकता है। क्यों? दोनों के दोनों पावरफुल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल वाला। अच्छा, एसिडिक कहने का मतलब, लेट कर लो कि ये खली है और ये सिकिया पहलवान है। ठीक है, अब जब ये सिकिया पहलवान एक खली है तो ये तो कौन जीतेगा? खली जीत जाएगा। इसका मतलब सॉल्ट पे पूरा का पूरा दबदबा किसका है? एसिड का। ठीक है, और नेक्स्ट मान लो कि अब यहाँ पे अंडरटेकर आ गया और यहाँ पे सिकिया पहलवान आ गया, तो अब अंडरटेकर जीतेगा कि ये वाला? अंडरटेकर। यानी इसमें क्या है? बेस पावरफुल है, तो अभी ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके 3 तरह के सॉल्ट है। जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, मजबूत होंगे तो न्यूट्रल बनेगा। एक जहां वीक हो जाएगा दूसरे वाले का असर दिखेगा उस सॉल्ट पे, दूसरा वाला वीक होगा पहले वाले का असर दिखेगा सॉल्ट पे। इस तरीके से सॉल्ट के कितने पार्ट? 3, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट है जो कॉमन सॉल्ट देगा, कॉमन सॉल्ट, इसके एप्लीकेशन है NaCl। ये कॉमन सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। कौन सा है? न्यूट्रल सॉल्ट, जिसको हम ग्राइंड करते हैं, खाते हैं, खाने के में उसमें ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। कौन सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, अभी देखो कॉमन सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग। तो कॉमन सॉल्ट जैसे समंदर का पानी है, उसको गुजरात चले जाओगे, सूरत चले जाओगे, आप राजस्थान में कुछ इलाका और महाराष्ट्र कुछ इलाके में आप जाओगे, जब उस जगह पे तटीय इलाकों पे, तो देखो कि वहां पे बड़ी बड़ी क्यारियां बनी होती हैं। जैसे यहाँ पे खेतों में क्यारी बनती है ना पानी सब्जी उगाने के लिए, वैसे वहां पे क्यारी बनती है पानी की। मतलब समंदर से पानी आता है, उसको घेर दिया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, एवापोरेशन कराया जाता है। फिर धीरे धीरे एवापोरेशन से सारा पानी उड़ जाता है तो नीचे नमक क्या होता है? बच जाता है।
अब सोचो कैसे, तो अगर मानो नमक और पानी तुम आपस में घोल दिए, ठीक, और उसको तुम गैस पे चढ़ा दो, तो होगा क्या कि एक समय आएगा जब सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट। तो इसी प्रोसेस से समंदर का पानी में से नमक क्या किया जाता है, निकाला जाता है। क्या वो नमक प्योर है, नहीं, वो नमक प्योर नहीं है। उसके बाद उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसके अंदर आयोडीन की मात्रा को बैलेंस किया जाता है, तब जाके उसको पैकेट में भर के और हमारे मार्केट में हमको देखने को मिलता है और हम लोग उसका ग्रहण करते हैं। समझ में आया? तो ये था हम लोग का कॉमन सॉल्ट। अब देखो रिएक्शन मैंने कहा ना, केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन, इसीलिए केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन आपको याद नहीं है ना, तो फिर आप एग्जाम में दिक्कत होगा आपको। तो फिर आपको केमिस्ट्री बहुत बेकार सब्जेक्ट है। वो बेकार सब्जेक्ट नहीं, वो अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन तो आप लोगों को आइडिया ही नहीं है उसके बारे में। क्योंकि जनरली जब क्लास 9th में आप जाते हो ना, तो आपको वैलेंसी, बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स के नेम और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन 9th में आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, इस वजह से 10th में केमिस्ट्री से नफरत हो जाती है। यही जनरल सेंस है मेन। अगर जो बच्चे 9th में अच्छे से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरा ध्यान लगा के देखते हैं, छोटी छोटी बातों को गौर करते हैं। मैंने कहा ना कि एक मैंने वीडियो बनाया था पहले में भी कि 9 और 11 पढ़ ला कि ना पढ़ ला, ठीक है? तो 9 और 11 का सेंस क्या है, 9th और 11 का सेंस है कि आपको अपने आप को उस लायक बनना। जैसे अभी आप लोग किस क्लास में हो, 10th में हो, तो पता है जब आप 8th में रहोगे और 8th के बाद 9th में गए होगे, ठीक है? तो 8th के बाद जब 9th में गए ना, तो 9th वाला क्लास में 8 तक सिलेबस कुछ और था, मतलब कि साइंस एक में हुआ करती थी, और यही 9th में आया साइंस 3 पार्ट में बढ़ गई। तो अब बताओ दिमाग में परिवर्तन हुआ पूरा शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई शिफ्टिंग? तो उस शिफ्टिंग में क्या हुआ कि ये देखने को मिला कि 8 तक आपका दिमाग जितना था ना, आप उतने तक लिए हुए थे रेडी करके, ठीक है? लेकिन जो ही वो गया 9 में, जो ही आप लोग 9 में गए, अब दिमाग कैसा होना चाहिए था, 9 के लेवल का, ठीक है? दिमाग किस लेवल का होना चाहिए, 9 के लेवल का दिमाग होना चाहिए। और आपका 9 का लेवल दिमाग होने वाला रहता अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करते। तो क्या हुआ, थोड़ा सा जग गए स्कूल, कुछ समझ में नहीं आया, 1-2 महीने नानी के यहाँ, 1-2 महीना शादी ब्याह में, और 1-2 महीना नहीं होनी, 2 महीने स्कूल नहीं गए, खत्म साल। जब 9 पूरा हिरा गया 10 में आए, जब एक बार क्लास 10th में आए तो देखिए मेन सेंस था। अब जब क्लास 10th में है ना, तो अभी जब 10th में आ गए, तब आप लोग को चीजें समझ में आई, थोड़ा सा मेहनत करने लगे, थोड़ा ध्यान देने लगे, तो आप लोग को थोड़ा ठीक लगने लगा। 9th अगर 9th का एग्जाम पूछे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि अगर 9th में कुछ पढ़ाई नहीं है। और जो बच्चे 9 में ही अपने दिमाग को बना लेते हैं बढ़िया, तो 10 में उनको दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 9 और 10 सिमिलर चीजें हैं, ठीक है? 9 में थोड़ी सी मेहनत करोगे 10 आसान हो जाएगा, 9 में नहीं भी मेहनत करोगे तभी भी 10 आसान रहेगा। सोचो कितनी अच्छी बात है। 9 में तुम पढ़े तो भी 10 आसान रहेगा, नहीं पढ़े तो भी 10 आसान रहेगा। उसी तरह 11 हम पढ़े तो 12 आसान, नहीं पढ़े तो भी 12 आसान। फर्क क्या कहाँ पे पड़ा? तो फर्क पड़ा ये जो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अभी एक तुम लोग में से कुछ बोलोगे केमिस्ट्री बहुत बेकार सब्जेक्ट, कोई बोलेगा फिजिक्स बहुत बेकार सब्जेक्ट, कोई बोलेगा मैथ, वो कहाँ बेकार था? जिस समय उसको समझने का, उसके बीच में रिलेशनशिप बनाने का समय था, उस समय आप किसी और से रिलेशन बना रहे है कि नहीं? अब जब किसी और से रिलेशन बनाएंगे तो भाई गुस्सा तो होबे करेगा ना, बॉन्डिंग तो टूटबे करेगी, फिर आप कहोगे वो बेवफा निकल गई। बात है कि नहीं आ रहे हैं? यस सर, सही बात है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट की। तो कॉमन सॉल्ट में हम NaCl निकालने का एक फिजिकल तरीका हमने बताया, बाकी केमिकली कैसे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरीन के संग आप कंबाइन कराओगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। इस तरह के सिस्टम को बस नॉर्मली इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट का यूज अगर मैं आपको बात करूं तो हम लोग सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं खाने में, ठीक है? जनरली खाने में यूज करते हैं, उसके बाद केमिकल, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद आपका इंडस्ट्रीज। तो एक चीज है ना, ये 2-3 एग्जांपल आप कॉमन कर सकते हो केमिस्ट्री में। अगर कुछ पूछ दे कि ये कहाँ यूज होता है, कोई भी केमिकल कहाँ यूज होता है, तो एक चीज है तुम चेपोगे, वो है इंडस्ट्री। एकदम अखियां मूंद के लगा दो, इंडस्ट्री लिख दो, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, भले नहीं पता हो कि नहीं होता है, बस इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, और वो होगा इंडस्ट्री में। इस तरह से आपका एक आंसर आसान हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, तो अगर कॉमन सॉल्ट है तो पता है घर में, यूज इन होम्स। तीसरा, यूज इन बेवरेजेस,
तो अलग अलग चीजें आप वहां पे लिख सकते हो। अभी अगर चाहो एग्जामिनर को बुलवाना तो यूज इन इंडस्ट्रीज। सॉल्ट के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है तभी देखो ना, NaOH का उपयोग करके हम क्या बनाए हैं, कॉमन सॉल्ट। इसी NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और आमतौर की भाषा में बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। तो जब भी बोले ना कास्टिक सोडा समझ लेना कि किसकी बात कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कास्टिक सोडा कैसे बनता है, तो नमक को पानी के संग मिला के जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में क्लोरीन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 5 स्टार लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और पानी जब इन दोनों को मिलाते हैं ना तो इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछता है पेपर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राइन सॉल्यूशन। तो दिमाग में रखेंगे, जब भी नमक को पानी में घोल देंगे इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट है ये इस प्रोसेस के अंदर नमक के साथ जब पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्रोसीड कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बना। क्लोरीन कहां बनेगा, एनोड पे। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाते हो, रॉड डालते हो ना ऐसे, तो क्लोरीन कहां बनेगा बेटा, एनोड, यहां पे एनोड पे बनेगा। और हाइड्रोजन कहां बनेगा, कैथोड पे। और ये बन के गुड़ गति निकलेगा इसमें से। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ब्राइन सॉल्यूशन, एक क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बताएंगे द क्लोर अल्कली प्रोसेस is the process in which the formation of caustic soda with the help of brine solution. ब्राइन सॉल्यूशन की हेल्प से जब हम कास्टिक सोडा प्रोड्यूस करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। सर अगर इसका रिएक्शन दे देगा तो सही रहेगा। रिएक्शन दे दिए तो सोने पे सुहागा बेटा, एकदम गर्दा नंबर देगा तुम। नंबर को कहीं काटने का उसका चांस ही नहीं बनता है। केमिस्ट्री में यही है, अगर रिएक्शन आपको याद है तो आप अगर वहां पे चिप दिए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो कि उस लायक हो, आपने वहां पे लिख दिया ना, तो जो भी, जैसे फिजिक्स में, मैथ में क्या होता है, तो मैथ में लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये तरीका लिखते हैं ना, मैथ में साइड में लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ऐसे लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में कहीं होता है ना, तो वहां पे हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजी में फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में फिगर ऐसा होता है जो दिखने में मैकेनिकल हो, बायोलॉजी में फिगर होता है कि अगर ऑर्गन है, किडनी है, ये है, प्लांट इंप्लांट्स का फिगर बना देते हैं, भले नहीं बोल रहा है, बना देते हैं, तो उसका एक बढ़िया इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक, अच्छा मैथ हो गया ये हो। अब केमिस्ट्री में क्या होगा जो इंप्रेशन जाता है, वो है केमिकल रिएक्शन। अगर तुम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, इसका मतलब वो जो चेक करने वाला एग्जामिनर समझ जाता है पढ़ने वाला लड़का है, जो पढ़ने वाला है तो बढ़िया ही लिखेगा। तो कुछ चीजें नजरअंदाज हो जाती है जब आप ऐसा करते हो, और जब आप नहीं लिखते हो तो फिर दिक्कत होती है। फिर वो चेक करेगा बढ़िया से चेक करेगा, नंबर कटेगा। अगर आपने रिएक्शन लिख दिया तो वो रिएक्शन देख के समझ जाएगा कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं। समझा? तो बीच में अगर तुमने ये भी लिख दिया कि आज मैं घर गया था, बहुत मजा आया, बीच में निबंध के बीच में तो नहीं पड़ेगा, है ना। अभी देखो एक लड़का था, अभी वो बोर्ड के पेपर में अपने दुकान का आइटम लिख के आया था कि मेरी दुकान में मिठाई 200 रुपए किलो बिकता है, पनीर 300 रुपए किलो, कुल लिख के आया था भर के, एसएसटी हिंदी का एसएसटी में। गजब झकास नंबर था। आप लोग नहीं करना, ठीक है, बोर्ड में देखो यही तो चीज है कि जब आप अच्छा लिखते हो, बेहतर लिखते हो, ऊपर तो 4 लाइन तो बढ़िया, नीचे तो 4 लाइन, बीच में कुछ डाल दो, क्या दिक्कत है ना। लेकिन ऐसा करने के लिए नहीं कहना, मैं प्रेरित नहीं कर रहा हूं ऐसा कर देना, लेकिन बाय द वे कि अगर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको कुछ यादें नहीं है, तो भाई पूरा पेपर भरना है कि नहीं भरना है, उसमें कुछ चीजें, इस टाइप की चीजें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का मतलब डिटर्जेंट जो है वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। बनता कैसे है, सबसे पहले नमक को अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ लेके हम रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान देना, इसको बोलते हैं बेटा बेकिंग सोडा। किसको कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा, चलो इसको रोक के बेकिंग सोडा बता देते हैं आपको।
बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, जो हम खाने के सामान में मिला देते हैं तो पफी हो जाता है। पफी समझते हो ना, फूल जाता है, खाने में सॉफ्ट कर देता है। जैसे केक को कैसे बनता है, केक भी किसकी वजह से बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है। ठीक है, तो ये है बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। तो हमें आया बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, अब बेकिंग सोडा का यूज क्या है, तो बेकिंग सोडा का यूज है पहला केक बनाने के लिए, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर। समझते हो फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब, जैसे आग बुझाने के लिए। कैसे आग बुझाने के लिए, तो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो ना, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और क्या निकलता है, CO2। और पता है ना CO2 आग को जलने से क्या करता है, रोकता है। तो जो होता है ना इतना बड़ा सिलेंडर, वो स्कूल में देखा होगा तुम लोग, उस सिलेंडर को अंदर क्या होता है, उस सिलेंडर के अंदर बेकिंग सोडा होता है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो जब आप बटन प्रेस करते हो तो बेकिंग सोडा और एसिड दोनों आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मिक्स होकर क्या निकलेगा, फिर CO2 निकलेगा, और वो CO2 बाहर निकलता है बिल्कुल फ्यूम फोम के फॉर्म में, ऐसे भर भर करके, और उस आग के चारों तरफ कवर हो जाता है और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को आग से जाने के पास से क्या कर देता है, रोक देता है। ऐसे करके आग क्या जाती है, बुझ जाती है। समझ में आया? तो ये था हमारा बेकिंग सोडा का यूज क्या एप्लीकेशन है। यूज में आपको बता दिया, केक खाओ, बढ़िया बढ़िया मजा आ जाता है केक खा के। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। फिर वापस आ जाओ, तो वॉशिंग, अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको फिर हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को अगर 10H2 के साथ मिलाएंगे तो बनेगा Na2CO3 10H2O, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। समझ आया? अब वॉशिंग सोडा यूज क्या है, केमिकल फैक्ट्रीज में, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका है ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री जानते हो, जहां शीशा बनता है, चूड़ियां जहां बनती हैं, जहां पे बड़े बड़े स्लैब बनते हैं, वहां पे वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, जब डाइंग करते हैं तो वहां पे ये काम आता है। नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे अब ब्लीचिंग पाउडर। क्या था बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, नाम से पता चलता है कोई चीज ऐसे इसको ब्लीच करना हो। ब्लीच करने का सेंस है कि हम साफ सफाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो भी डीप लेवल पे साफ सफाई की। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के संग मिला दें, ठीक है, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए। कहां करते हैं, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब नगर पालिका जानते हैं, जहां पे पानी टंकी होती है गांव में भी, तो पानी टंकी में समय समय पे कुछ चीजें डालते हैं ताकि वहां पे जो, जैसे पता है ना, पानी बहुत दिन तक इकट्ठा रहता है एक जगह पे, कलेक्ट रहेगा, तो उसमें मॉस्किटो के बच्चे जन्म ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि क्लोरीन का छिड़काव करते हैं, क्लोरीन कह रहा हूं सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। तो वो टंकी में जाके 1-2 किलो ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं उसके अंदर, तो जिसका जितने भी कीड़े मकोड़े, एल्गी, फंगिस जितने भी होते हैं, सबके सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये डिसइंफेक्टेंट, इसमें समझना आप, यानी कि टू क्योर इन्फेक्शन के लिए, बचाने के लिए काम आता है। ठीक, और कहां पे, तो कभी कभी देना ना, कभी कभी अगर आप नगर पालिका में रहते हो तो साल भर में 1-2 बार नालियों के आसपास तुमको सफेद सफेद चूना टाइप का छिड़का हुआ दिखेगा, वो भी ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। ठीक है, और वो एक अलग सा महक लगता है कि नाक बंद हो गया, इस टाइप की महक आती है ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, उसके बाद जब आप पानी पीते हो, कहते हैं 20 रुपए लीटर वाला, जो 20 रुपए का जो 20 लीटर पानी मिलता है ना, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ताकि उसमें उसको साफ सफाई प्रदान की जाए और उसमें जो कीटाणु है उनको मारा जाए। ब्लीचिंग पाउडर का और उपयोग कहां होता है, जहां पे कपड़ा इंडस्ट्री होता है। कपड़ा इंडस्ट्री समझते हो, जहां पे टेक्सटाइल बनते हैं, वहां पे कलर उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए काम आता है। कौन, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, ये था बेटा ब्लीचिंग पाउडर और उसके कुछ बहुत ही खतरनाक टाइप के यूज। और कोई दिक्कत इसमें, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक पीओपी। पीओपी का नाम है, फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका सबसे पहले उपयोग हुआ था पेरिस में। पेरिस में जब फॉर्मेशन हुआ था और बनाया गया था शुरुआत में इसको खिलौने बनाने के लिए। किसके लिए, खिलौने के लिए। लेकिन फिर बाद में देखा गया, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने हड्डियों को जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिटी पानी में थोड़ा सा अगर ये मॉइस्चर पा जाएगा तो ये इतना हार्ड जाता है, इतना हार्ड जाता है ना कि वो आसानी से टूट नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए प्लास्टरिंग में, प्लास्टरिंग जो
इसको करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीओपी का उपयोग करते हैं। बनता कैसे है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका नाम है बेटा जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम। कभी सीमेंट की बोरी देखी है, सीमेंट की बोरी, सीमेंट की बोरी पे देखना लिखा रहेगा जिप्सम 25 की 30%, 40%। इसका मतलब क्या है, जिप्सम होता है ताकि सीमेंट जब सूखे तो क्या बन जाए, एकदम हार्डिश हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम जिप्सम को क्या करेंगे भाई, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा, हेमीहाइड्रेट, और इसी को कहते हैं बेटा पीओपी, ठीक है। तो यहां पे देखो वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से इनका नाम चेंज हो गया, इनकी क्वालिटी चेंज हो गई। पहले इसको जिप्सम कहते थे, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, हाँ नहीं, इसका यूज बात कर लेते हैं। तो खिलौना लाने के लिए सिरेमिक इंडस्ट्रीज, टॉय इंडस्ट्रीज, और उसके बाद आप बात कर लो तो मेडिकल पर्पस, टू सेटिंग द बोन्स, वहां पे भी हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी ये क्या होता है, तो अभी इतने देर से आप देख रहे हो कि हर जगह सोडियम कार्बोनेट 10H2, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट 2H2, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, यानी ये हर जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है, पानी के मॉलिक्यूल देखने को, क्या देख रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल। तो यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस हिसाब से सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट, एक एनहाइड्रस सॉल्ट। तो जिस सॉल्ट के अंदर पानी मौजूद होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जिस सॉल्ट के अंदर पानी नहीं होता है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। जैसे मान चलो कि आपके पास CuSO4 है, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट दिखने में कैसा होता है, जब देखोगे ना तो ये पाउडर टाइप का होता है, और ये व्हाइट कलर का दिखता है। किस कलर का, व्हाइट कलर का। जो ही तुम इसमें पानी मिलाओगे, यानी डॉट 5H2O, तुरंत इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू, यानी वाटर का असर इसके ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इतने वाले हिस्से को बोलते हैं एनहाइड्रस। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्रस। और इस पूरे वाले को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेटेड। क्लियर हुआ। तो ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जब हम इसको हीट करेंगे पानी इसमें से उड़ जाएगा तो बोल देंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। क्लियर हुआ। तो ये था बेटा हम लोग का सारे के सारे टॉपिक्स जिसके अंदर हम लोग को सॉइल के बारे में पढ़ना था। कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट है इससे रिलेटेड, इस सारे टॉपिक्स में कहीं से भी तो बताओ।